स्टूडेंट्स, तो यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजक यौगिक, जिसमें आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा एक तो वीबीटी और दूसरा सीएफटी। वीबीटी और सीएफटी दो बहुत ही मेन थ्योरी हैं उपसहसंयोजक यौगिक से रिलेटेड। इसके अलावा हम लोग वर्नर थ्योरी भी पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों थ्योरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन जो है वो आता है आपके एग्जाम में, वीबीटी और सीएफटी का। तो वीबीटी और सीएफटी, वीबीटी पोलिंग द्वारा दी गई थी और पोलिंग ने अवधारणा दी थी संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की। तो वीबीटी में एक तो वही संकरण ज्ञात करना होता है अपने को, हाइब्रिडाइजेशन सोल्व करना होता है, और हाइब्रिडाइजेशन से अपने को जियोमेट्री यानी ज्यामिति पता लग जाती है कि यौगिक की ज्यामिति कैसी है, जियोमेट्री कैसी है। तो यौगिक की ज्यामिति भी जो होती है वो पता लग जाती है अपने को हाइब्रिडाइजेशन से। और संकुल यौगिकों में जो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है अपने को, वैसे तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp2, sp3, sp3d और dsp3, sp3d2 और d2sp3 और sp3d3, ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं मेन। sp, sp2, sp3, sp3d या dsp3, sp3d2 या d2sp3। तो इनमें जियोमेट्री क्या रहती है, sp में क्या जियोमेट्री रहती है, रेखीय, लीनियर। और sp2 में समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। sp3 होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp3d या dsp3 में त्रिभुजीय या त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। sp3d2 या d2sp3 में अष्टफलकीय, ओक्टाहेड्रल। sp3d3 में पंचभुजीय या पंचकोणीय, द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल, बाई पिरामिडल। और एक और होता है उपसहसंयोजक यौगिकों में dsp2, वर्ग समतलीय, dsp2 वर्ग समतलीय, स्केयर प्लेनर। तो ये आपके पास जो संकरण उपसहसंयोजक यौगिकों में आएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएंगे, वो ये वाले आएंगे आपके पास। sp और sp2 नहीं मिलते उपसहसंयोजक यौगिकों में, क्योंकि उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं वो मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट में मोस्टली d ऑर्बिटल यूज होगा ही होगा। sp3 के फिर भी कुछ एग्जाम्पल मिल जाते हैं हमारे को, लेकिन sp और sp2 का कोई भी एग्जाम्पल जो है कोऑर्डिनेशन में नहीं मिलता। sp का वैसे AgCN की ट्वाइस वाला है, लेकिन उससे क्वेश्चन कभी नहीं आया है ना। मोस्टली जो आएंगे, मोस्टली मैंने यही कहा आपको, ये sp वाला AgCN की ट्वाइस में आ जाता है, लेकिन मेन जो एग्जाम्पल आते हैं वो ये आते हैं हमारे पास sp3, sp3d, sp3d2, d2sp3, sp3d3 ये। और जियोमेट्री जो है इनकी sp3 है
तो टेट्राहेड्रल हो जाएगी sp3d, या dsp3 है तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडी हो जाएगी, sp3d2 है तो अष्टफलकीय हो जाएगी, sp3d3 है तो पंचभुजीय द्विपिरामिडी यानी पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगी, dsp2 है तो वर्ग समतलीय हो जाएगी। तो ये जियोमेट्री रहती है इसके अंदर। अब हम बात करें वीबीटी में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लिगैंड याद रखने हैं। दो टाइप के लिगैंड हमने याद रखने, एक तो स्ट्रॉन्ग और एक वीक, प्रबल और दुर्बल, प्रबल और दुर्बल, प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं, हालांकि ये वीबीटी नहीं बताती कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, पर अपने को अगर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के बारे में नहीं पता है तो हम लोग वीबीटी नहीं कर सकते। हमारे को पता होना चाहिए कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा लिगैंड वीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड। वीक लिगैंड में याद रखना जो मेन एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे उसमें एक तो जल होगा, H2O वीक लिगैंड है, F-Cl- Br-I- यानी कि बाकी के हैलाइड, एक तो जल हो गया और हैलाइड हो गए, ये वीक है, दुर्बल है। स्ट्रॉन्ग में CO, Cn-, NO2- और NH3, ये मेन एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। ये 9 एग्जाम्पल में से कोई ना कोई एग्जाम्पल हमारे को एग्जाम में मिलता है। ये 2 भी रेयर चांस में मिलते हैं, बाकी के बच्चे 6, इन 7 में से कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ये 2 रेयरली किसी कंपाउंड में आ जाएं तो आ जाएं, अदरवाइज बहुत कम चांस है। तो CO, Cn- NO2- NH3 ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना देते हैं। और वीक लिगैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते। ये हालांकि वीबीटी नहीं बताती अपने को, पर अपने को अगर वीबीटी करनी है तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो होंगे वो तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देंगे, और जो रिमेनिंग के वीक लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। अब वीबीटी में संकरण सोल्व करेंगे हम लोग। संकरण से हमारे को ज्यामिति यानी जियोमेट्री पता लग जाएगी। और दूसरी बात जो इसमें पता लगेगी, अगर धातु के पास, मेटल के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल होता है अणुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो होगा पैरामैग्नेटिक, अणुचुंबकीय। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तो संकुल होगा प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डायामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक, यानी अणुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित है तो अणुचुंबकीय है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय है। और वीबीटी आपसे पूछे, वीबीटी संकुल के किन गुणों की व्याख्या करती है, कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, तो वीबीटी 2 ही प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। एक तो ज्यामिति यानी जियोमेट्री, और दूसरा चुंबकीय प्रकृति यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि वो अणुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। बस 2 ही गुणों की व्याख्या वीबीटी से की जाती है, एक तो ज्यामिति की और दूसरी चुंबकीय प्रकृति की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। जियोमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 ही प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग वीबीटी से एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्स की। अब वीबीटी के मैं पॉइंट भी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन संकरण अगर आपको समझ आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ आ जाता है, तो फिर पॉइंट आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल उठा रहे हैं पैरेलल। एक तो CONH3 6+3, एक COH2O6+3। एक तो हो जाएगा CONH3 6+3,
एक हो जाएगा COH2O6 +3। अब मैंने दोनों में ही मेटल जो है कोबाल्ट लिया है, यहाँ भी मेटल कोबाल्ट लिया है, यहाँ भी मेटल कोबाल्ट लिया है। यहाँ भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दोनों में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिगैंड का फर्क है, इस संकुल में मैंने, इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जो लिगैंड लिया वो NH3 है और इस कॉम्प्लेक्स में मैंने जो लिगैंड लिया है वो H2 है। NH3 कौन सा लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग, प्रबल। और H2O कौन सा लिगैंड है? वीक, दुर्बल। तो बस लिगैंड का फर्क रखा है, एक में स्ट्रॉन्ग है, एक में वीक है। अब क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा और जो वीक लिगैंड होगा वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं और वीक लिगैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करते। अब कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है? कोबाल्ट 27, और 27 इलेक्ट्रॉन अगर भरें तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के साथ 27। तो आर्गन के 18 हो गए, 4s के 2 20 और 3d के साथ 27 हो गए। अब यहाँ कोबाल्ट पर कितना आवेश है? कोबाल्ट पर प्लस का 3, +3 का मतलब क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। कौन कौन से निकलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 तो निकल जाएंगे S से, तो S में 0 हो जाएगा, और 1 निकल जाएगा D से, तो D में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 2 निकल जाएंगे S से और 1 निकल जाएगा D से, तो 3d6 रह गया ये। अब 3d में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 1 6। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, तो ये 3d के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और 4s जो है वो बिल्कुल खाली है, 4s बिल्कुल खाली है। अब आप देखें लिगैंड कौन सा था? स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। तो जो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनके जोड़े बना दें, आप जोड़े बना दें उनके। तो D6 है, तो D6 में जोड़े बना दें D में इसके। दो 2 4 2 6, ये जोड़े बना दिए 3d के। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसके जोड़े बना दिए, और 4s जो है वो खाली है। अब आप लिगैंड गिने, लिगैंड कितने हैं बताओ? टोटल लिगैंड कितने हैं? 6 लिगैंड है। जितने लिगैंड होते हैं उतने ही आपको वैकेंट ऑर्बिटल यानी खाली कक्षक चाहिए होते हैं। जितने लिगैंड होते हैं उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। क्यों रिक्वायर्ड होते हैं वो देखो आप। लिगैंड का काम क्या है बताओ? लिगैंड का काम, ये धातु है, हमने कल भी बात करी थी। लिगैंड क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है और धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। सही है? इस बंध में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? इस बंध में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है लिगैंड दे रहा है, यानी लिगैंड ने 2 इलेक्ट्रॉन धातु को देने हैं। अब धातु के पास जो कक्षक हो सकते हैं वो पूर्ण भरे हो सकते हैं, अर्ध भरे हो सकते हैं, खाली हो सकते हैं। 3 स्थितियां हो सकती हैं कक्षकों की। धातु के जो कक्षक है या तो वो पूर्ण भरे होंगे, या वो अर्ध भरे यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, हाफ फिल्ड होंगे, और या वो बिल्कुल खाली होंगे, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और वैकेंट। 3 ही तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं मेटल के पास। अब लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है धातु को देने के लिए, उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए तैयार है लिगैंड। क्या यहां 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? क्या वो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या नहीं दे सकता है ना। तो यानी भरे हुए कक्षक में लिगैंड बंध नहीं बना सकता। इसलिए अगर लिगैंड को
का बंध हमने बनाना है तो हमारे को भरा हुआ कक्षक नहीं चाहिए, भरा हुआ कक्षक नहीं देखेंगे हम लोग। अब दूसरा केस देखो, क्या इसमें लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता, क्योंकि एक ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें ऑलरेडी 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो और आ सकता है इसमें, पर लिगैंड के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए ये वाला कक्षक भी हमें नहीं चाहिए। अब इसमें लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? बिल्कुल, लिगैंड यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन देने के लिए धातु के खाली कक्षक चाहिए। तो यानी जितने लिगैंड होंगे, मान लो 4 लिगैंड हैं, तो कितने खाली कक्षक चाहिए होंगे बताओ? 4 ना, 4 बंध बनने हैं तो 4 खाली कक्षक चाहिए। अगर 5 बंध बनने हैं तो 5 खाली कक्षक चाहिए। 6 बंध बनने हैं तो 6 खाली कक्षक चाहिए। यानी कुल मिला के जितने लिगैंड होते हैं, जितने उपसय सूचक बंध बनने होते हैं, उतने ही हमें खाली कक्षक चाहिए होते हैं। तो अभी देखें आप कितने लिगैंड हैं, वापस देखें टोटल लिगैंड कितने हैं, 6। तो वैकेंट ऑर्बिटल भी कितने चाहिए हमारे को, खाली कक्षक भी कितने चाहिए? अभी कितने आए? अभी 3 ही आए हैं यहाँ, जबकि चाहिए 6 हमारे को। तो जब तक 6 पूरे नहीं हो जाते तब तक आप आगे कंटिन्यू चलते जाएंगे, आपका काम रुकना नहीं चाहिए। 4s के बाद 4p बना लेंगे, 4p से भी पूरे नहीं हुए तो 4d बना लेंगे, तो आगे चलते जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी 4s के बाद अभी 3 ही हुए, तो हमारे को टोटल 6 चाहिए थे, क्योंकि 6 बंद बनने, तो 3 ही आए, अभी 3 और चाहिए, तो 4s के बाद 4p बना लेंगे हम लोग, 4p। अब काउंट कर लेंगे एक बार कि 6 पूरे हो गए क्या? हो गए क्या पूरे 6? हो गए, बिल्कुल। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, 6 वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि 6 ही लिगैंड है तो 6 ही ऑर्बिटल आपको चूज करने हैं, सेलेक्ट करने हैं। तो ये पहले कौन से आए? 2 डी के 2 आगे, फिर एक आ गया एस का, एक आ गया एस का, तो एस, फिर 3 आगे किसके? पी के, तो क्या लिख देंगे? P3, D2sp3 संकरण, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में लिखोगे, पहले 2 आए D के तो D2, फिर एक आया S, फिर 3 आए P तो P3, D2sp3 संकरण बन गया ये, D2sp3 संकरण। और क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हैं, इसलिए इसको चक्रण युग्मित संकुल कहा जाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, चक्रण युग्मित संकुल, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। और दूसरी बात, जो डी कक्षक यूज हुए, अब देखो आप पी देखो, पी 4p यूज हुआ, 4p मतलब चौथी कक्षा चल रही है, 4p का मतलब 4th शेल चल रही है, चौथी कक्षा चल रही है। एस भी कौन सी शेल का यूज हुआ? 4th शेल का, चौथी कक्षा का। लेकिन डी जो यूज हुए वो कौन सी कक्षा के यूज हुए हैं? डी तीसरी कक्षा के, मतलब आंतरिक कक्षा के, अंदर वाली कक्षा के। ये आंतरिक कक्षक हैं, इनर ऑर्बिटल हैं, अंदर वाली कक्षा के हैं, क्योंकि ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब चल तो रही है चौथी, पर जो डी यूज हो रहा है वो तीसरी का यूज हो रहा है, मतलब अंदर वाली का यूज हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल। और D2sp3 संकरण है तो ज्यामिति जो है ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, अष्टफलकीय हो जाएगी। अब अष्टफलकीय सममित होगी या असममित होगी, ये पता लगता है जॉन टेलर इफेक्ट से, ठीक है। तो जॉन टेलर इफेक्ट में भी ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, उसमें हम लोग इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं आया है।
फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि सममित है, सिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है या एसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल है, वो भी मैं आपको 15-20 मिनट लगाऊंगा उस पर भी, तो वो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे। तो दो यहाँ आगे, एक तो चक्रण युग्मित संकुल यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्यों बोला चक्रण युग्मित संकुल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन के जोड़े बने हैं। फिर आंतरिक कक्षक संकुल क्यों बोला है इसको? क्योंकि डी जो है वो तीसरी कक्षा का यूज हुआ है। एक नाम इसको और देते हैं, एक नाम इसको और दिया जाता है निम्न चक्रण संकुल। वो सीएफटी में पता लगेगा आपको कि ये नाम क्यों दिया है इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अभी ये पेंडिंग रहा, अभी मैं सीएफटी जब करवाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है इसको। निम्न चक्रण संकुल भी इसको बोला जाता है। तो ये चक्रण युग्मित संकुल है यानी स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आंतरिक कक्षक संकुल है क्योंकि अंदर वाले डी यूज हुए, n-1 डी यूज हुए, n-1 डी, क्योंकि बाह्य कक्षा को हम लोग n से लिखते हैं, तो n बराबर 4 है तो 3 क्या होगा, n-1। अंदर और अंदर जाएंगे तो n-2 है ना, बाहरी कक्षा n से लिखी जाती है तो उससे अंदर वाली n-1 हो जाएगी। तो d जो है वो n-1 डी यूज हुआ है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं वो आपको CFT में पता लग जाएगा। तो ये संकरण आ गया D2sp3। अब आप लोग धातु के पास इलेक्ट्रॉन देखें, ज्यामिति अपने को पता लग गई, अष्टफल क्या है। अब धातु के पास इलेक्ट्रॉन देखें, ये धातु के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, क्या कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या, अनपेयर्ड है क्या? इन इलेक्ट्रॉन में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो जब ये कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित नहीं है, तो चुंबकीय प्रकृति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी इसकी, प्रति चुंबकीय। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय प्रकृति जो होगी वो प्रति चुंबकीय डायामैग्नेटिक हो जाएगी। और चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, म्यू बराबर 0 आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि म्यू का फार्मूला होता है म्यू बराबर √n+2, √n+2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए इसमें, 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो ये आप 0 रखेंगे n का मान, तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो उत्तर 0 ही आना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 आता है। तो अब होता क्या, ये जो संकरण हुआ D2sp3 संकरण से हमेशा संकरित कक्षक बनते होते हैं ना, और संकरित कक्षकों में लिगैंड जो होता है वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करता है और उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। तो इस प्रकार लिगैंड और धातु के बीच बंध बन जाता है। और जब लिगैंड और धातु यानी लिगैंड और मेटल आपस में जुड़ते हैं तो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था ग्रहण कर लेते हैं, जियोमेट्री अरेंजमेंट गेन कर लेते हैं, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है कि कैसी जियोमेट्री आएगी। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो अष्टफलकीय जियोमेट्री, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आएगी आपके पास। तो ये आपके पास संकरण आ गया CONH36+3 का, CONH36+3 का। अब COH2O6+3 पे चलते हैं। अब आपको क्लियर कर दिया मैंने एक, अब ये वीक लिगैंड है, ठीक है। अब अपने वीक लिगैंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। COH2O6+3, सबसे पहले आपके पास कोबाल्ट है, 27 नंबर पे आता है। सेम वही आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 7 27। क्या आवेश है यहाँ कोबाल्ट पर, प्लस का 3, तो यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 तो s वाले निकल गए और एक d वाला निकल गया। 3d6 4s0 हो गया है ना, 3d6 4s0। अब इसको बना लें 3d6, अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दें, 1 2 3 4 5 और एक 6। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने, 3d6 4s0। अब आप देखें पेयरिंग होगी क्या, पहले तो ये बताओ पेयरिंग होगी क्या इसमें, नहीं होगी, वीक लिगैंड है ये।
पेयरिंग नहीं करोगे इलेक्ट्रॉन की, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वैसे ही पड़े रहने दो, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी यहाँ। अब टोटल लिगैंड काउंट करो कितने, 6, यानी 6 बॉन्ड बनेंगे, है ना, 6 लिगैंड है, 6 बॉन्ड बनेंगे। तो आपको 6 खाली कक्षक चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अभी कितने हैं आपके पास, 1 है, तो फिर जोड़े बना दे क्या, जोड़े, पेयरिंग नहीं करनी है ना, तो फिर आगे वाले कक्षक लो, 4s से आगे क्या करें, 4p, 4s के आगे 4p। अब गिन लो, हो गए क्या 6 पूरे, हो गए या नहीं हुए, तो 4p के आगे वाला ले लो, 4p के आगे क्या आता है, 4d। अब हो जाएंगे पूरे। अब 6 गिन लो पहले वाले, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास संकरण निकल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। 6 ही गिनने, तो सबसे पहले कौन सा यूज हुआ, S, फिर कितने आए, P कितने आए, 3, फिर D कितने आए, 2, तो ये बन गया sp3d2 संकरण, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये संकरण आ गया sp3d2 संकरण, और संकरण से संकृत कक्षक बन जाते हैं, और उन संकृत कक्षकों में लिगैंड जो होता है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करके उपसहसंयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार लिगैंड और धातु जुड़ जाते हैं और एक निश्चित ज्यामिति जियोमेट्री के अंदर आ जाते हैं, और sp3d2 संकरण है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जियोमेट्री अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होगी। तो यहाँ भी ज्यामिति जो रहती है अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री रहती है। अब पेयरिंग हुई क्या, देखो जोड़े बने क्या, तो ये चक्रण मुक्त संकुल कहलाता है, चक्रण मुक्त संकुल, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, जोड़े नहीं बनते इसलिए इसको स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोला गया। अब डी कौन सी कक्षा का यूज हुआ है, अंदर वाली का या बाहर वाली का, डी देखो बाहर वाली का है ना, एन डी कक्षक यूज हुआ है, बाहर वाली कक्षा को एन से लिखते हैं, एन डी कक्षक यूज हुए हैं, अतः ये बाह्य कक्षक संकुल है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाह्य कक्षक संकुल, बाहर वाले डी कक्षक यूज हो रहे हैं इसलिए इसको बाह्य कक्षक संकुल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इसे एक नाम और दिया जाता है उच्च चक्रण संकुल, वो आपको सीएफटी में पता लगेगा अभी, उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों नामों से आपसे कोई ना कोई नाम जो है पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा संकुल उच्च चक्रण संकुल है, निम्न में से कौन सा संकुल बाह्य कक्षक संकुल है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, चक्रण मुक्त संकुल है। अब इसकी ज्यामिति जो है विकृत अष्टफलकीय है या सम्मित अष्टफलकीय है, सम्मित असम्मित भी बोल सकते हैं, असम्मित यानी विकृत आ जाएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, वो हम लोग जॉन टेलर इफेक्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वहां क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखिए आप, जो मेटल है, मेटल के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है, ये देखो धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है यहाँ। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो संकुल कैसा होगा, अणुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये क्वेश्चन आता है। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ये भी देख लो, कितने हैं, 4 है, तो n का मान 4 हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण की गणना करो, मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन करो, ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं।
तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना, मैग्नेटिक मोमेंट की गणना आप कैसे करेंगे? पहले आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, एन की वैल्यू 4 है। उसके बाद आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला लगा दें, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लगा दें, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लगा दें, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2, रूट एन एन प्लस 2। तो क्या बनेगा? रूट 24 आ जाएगा सोल्व करेंगे तो ना। एन की वैल्यू 4 रखेंगे, एन की वैल्यू 4 रखेंगे। तो जब आप एन की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या बनेगा? रूट 4, 4 प्लस 2 यानी रूट 24, रूट 24 बन जाएगा। अब सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको, वैसे तो क्या है आप लोग सोल्व कर लेना आराम से, ठीक है। फिर भी क्या करें आप लोग, 4 के अगला अक्षर सोचे, कौन सा होता बताओ 4 के अगला अक्षर? 5। 5 के स्क्वायर से 1 कम कर लें, बस सीधा उत्तर सोल्व हो जाता है। 5 के, जैसे ही आपको पता लगा ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे ही आपको पता लगा, हाँ भाई, हेलो, कितने की है वो? हाँ, कितने की बताएगा तो ही। मेरी क्लास चल रही है मेरी, जल्दी बता फिर। चल तो मैं आऊँगा तेरे पास, है ना? पड़ी है क्या तेरे पास? चल आऊँगा। तो n इक्वल टू 4 है, 4 से अगली डिजिट देखें कितनी होगी? 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उससे 1 कम कर लें, बस 25 से 1 कम कर लें, 24 उत्तर आएगा इसका, रूट 24। तुरंत पता लग जाता है, अगली डिजिट से 1 कम करना है बस। जैसे मान लो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आते तो रूट 15 आता, क्योंकि 3 की अगली डिजिट क्या होगी? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 का 1 कम कर ले, 15, रूट 15 आएगा। तुरंत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखते ही पता लग जाए, अगली डिजिट के रूट का 1 कम लेना है, बस स्क्वायर का 1 कम करना है, उसको रूट में ले लेना है। समझ आ गई बात? बाकी आप लोग पूरा करके देख लेना, जल्दी में कहीं गलत ना हो जाए ना, ये नहीं हो कि अपने जल्दी में कहीं गलत कर जाए। बड़े आराम से आप लोग जो है वैसे सोच सकते हैं, शॉर्ट में बहुत ईजी है। जैसे ही आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ 4 है तो 4 के अगले डिजिट 5 करें, 5 का स्क्वायर 25 करें, तो 25 में से 1 कम करके रूट 24 निकाल दें। रूट 24 का मतलब 4.9 के आसपास, 4.9 के आसपास आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गया काम? अब देखें इसमें जो आपके पास वीबीटी आई, तो वीबीटी के पॉइंट अगर हम देखें, ठीक है, पॉइंट अगर हम देखें तो क्या देखते हैं हम लोग? पॉइंट सबसे पहले क्या होता है, बाकी पॉइंटों से कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, फिर भी हम लोग क्लियर करें। देखो, सबसे पहले आपके पास धातु परमाणु है, एलिमेंट है, मेटल एटम है, सबसे पहले धातु परमाणु है, ठीक है, मेटल है। इसने क्या किया, इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। जितनी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थी, हमने क्या देखा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो पहला पॉइंट आता है कि सर्वप्रथम धातु परमाणु अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है। ये पहला पॉइंट है वीबीटी का, कि सबसे पहले क्या होता है, जो मेटल एटम है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैटायन बना लेता है, धनायन बना लेता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यही पॉइंट है सारे, देखो आप पॉइंट, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। अब फिर क्या आता है, इस प्रकार बना धनायन यानी जो कैटायन बना है वो लिगैंड के साथ बंध बनाने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। बताओ, हमने गिने खाली कक्षक या नहीं गिने उसके बाद? तो ये सेकंड पॉइंट रहता है ना, कि उसने क्या किया, अब कैटायन ने खाली कक्षक उपलब्ध करवाए, खाली कक्षक प्रोवाइड करवाए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाए, ताकि लिगैंड या बंध बना सके। अब क्या हुआ, ये खाली कक्षक किस पे डिपेंड कर रहे हैं? कितने खाली कक्षक ले रहे हैं हम लोग? जितने उपसंयोजक बंध बनते हैं उतने ही खाली कक्षक हम लोग लेते हैं। यानी खाली कक्षकों की जो संख्या होती है वो लिगैंडों की संख्या पर निर्भर
करती है, समन्वय संख्या पर निर्भर करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जितने उपसर्जक बंध होते हैं उतना ही समन्वय संख्या आती है। तो यानी लिगैंडों की संख्या जो है वो समन्वय संख्या यानी उपसर्जक बंधों की संख्या पर डिपेंड करती है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल क्या होते हैं? वैकेंट ऑर्बिटल ने क्या किया? संकरण में भाग ले गए, तो हमने आगे संकरण कर दिया। देखो D2sp3 संकरण। तो अगला पॉइंट बनता है, धातु के खाली कक्षक संकरण में भाग ले जाते हैं और संकरित कक्षक बनाते हैं। धातु के जो खाली कक्षक होते हैं वो संकरण में भाग ले जाते हैं और संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये संकरित कक्षक बन गए, D2sp3 संकरण बन गया, संकरण से संकरित कक्षक बन जाते हैं। अब संकरित कक्षकों में लिगैंड जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। तो संकरित कक्षकों में लिगैंड दो दो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और उपसंयोजक बंध बना लेते हैं धातु के साथ। इस प्रकार लिगैंड और धातु आपस में जुड़ जाते हैं और एक निश्चित ज्यामिति ग्रहण कर लेते हैं, एक डेफिनेट जियोमेट्री ग्रहण कर लेते हैं। अतः संकुल का निर्माण होता है। तो यहां संकुल बन गया। क्लियर? अब वापस देख लो एक बार। सबसे पहले क्या था? धातु परमाणु था, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार धनायन बना, उसने खाली कक्षक उपलब्ध करवाए। खाली कक्षकों की संख्या किस पर डिपेंड कर रही थी? समन्वय संख्या पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड कर रही थी। और खाली कक्षकों यानी वैकेंट ऑर्बिटल का क्या हुआ? संकरण में चले गए, संकरण से संकरित कक्षक बन गए यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। क्लियर? और धातु और लिगैंड जुड़े और संकुल बन गया और एक डेफिनेट जियोमेट्री में ये आ गए जो कि संकरण पर डिपेंड कर रही है। sp संकरण होता है तो रेखीय यानी लीनियर, sp2 होता है तो प्लेनर ट्राइगोनल यानी समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, D2sp3 sp3d2 है तो अष्टफलकीय। तो ये संकुल बन गया। और इस प्रकार जो संकुल बनते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पढ़े दो प्रकार के या नहीं पढ़े बताओ? दो प्रकार के पढ़ लिए हमने। एक तो चक्रण युग्मित संकुल हो सकता है और दूसरा चक्रण मुक्त संकुल हो सकता है। एक आंतरिक कक्षक संकुल हो सकता है, एक बाह्य कक्षक संकुल हो सकता है। एक निम्न चक्रण संकुल बोल सकते हैं या उच्च चक्रण संकुल बोल सकते हैं ना। या तो इनमें से कोई एक बोलेंगे या इसमें से कोई एक बोलेंगे। तो यानी संकुल दो प्रकार के बनते हैं। अब मोटी मोटी बात ध्यान रखें, अंदर वाले डी यूज हुए तो आंतरिक डी कक्षक यूज हुए तो आंतरिक कक्षक संकुल यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और बाह्य डी कक्षक यूज हुए तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दो प्रकार के संकुल बने। क्लियर? अब यदि धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल अणुचुंबकीय होगा, और अगर धातु के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये वीबीटी के पॉइंट रहते हैं आपके पास। क्लियर है वीबीटी के पॉइंट? अब वीबीटी की लिमिटेशन क्या रही, देखो कमियां क्या रही वीबीटी की। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ मेटल कोई प्रायोरिटी दे रहा है, मेटल कोई प्राथमिकता दी गई है इसमें, लिगैंड को कोई महत्व ही नहीं दिया इसने, लिगैंड की चर्चा ही नहीं करी इसने क्या कहा देखो, इसके पॉइंट अगर पढ़े ना हम लोग तो धातु ही धातु आता है कि सबसे पहले धातु परमाणु है वो धनायन बन जाता है, धातु खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है, धातु के खाली कक्षक संकरण में चले जाते हैं और संकरण से संकृत कक्षक बन जाते हैं, और धातु के खाली कक्षकों में लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है, उपसंयोजक बंध बन जाता है। धातु के अंदर वाले डी यूज हुए तो आंतरिक कक्षक संकुल है, बाहर वाले डी यूज हुए तो बाह्य कक्षक संकुल है। धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय है, धातु के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय है। यानी पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसने सिर्फ किसका गुणगान किया है? मेटल का ही गुणगान किया है, लिगैंड को कोई महत्व नहीं दिया है। सेकंड, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड की व्याख्या नहीं करती है कि कौन सा लिगैंड प्रबल है कौन सा दुर्बल है, इसके बारे में कुछ नहीं बताती। यानी हम यूं भी कह सकते हैं क्यों आंतरिक कक्षक संकुल बन रहा है, क्यों बाह्य कक्षक संकुल बन रहा है, क्यों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्यों आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। क्लियर?
तीसरा पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट, रंग नहीं बताती कि कौन सा रंगीन होगा, कौन सा रंगहीन होगा। रंग के बारे में और स्पेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं देती। चौथा पॉइंट, स्थायित्व की व्याख्या नहीं करती कि कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती इसके अंदर। तो ये कुछ कमियां रही वीबीटी की। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर दी गई CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हमने आज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, तो हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही CFT करेंगे अभी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, यह क्या कहती है कि जब लिगैंड मेटल की ओर आता है बंध बनाने के लिए, तो वो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी को अफेक्ट करता है, डी कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब लिगैंड धातु के साथ बंध बनाने के लिए धातु की ओर आता है, तो वो डी कक्षकों की ऊर्जा को प्रभावित करता है और डी कक्षकों का विपाटन कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है। डी कक्षकों का विपाटन कर देता है, या हम कह दें स्प्लिटिंग कर देता है डी ऑर्बिटल की, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षकों का विपाटन कर देता है। और इस प्रकार जो विपाटन से डी कक्षकों का विपाटन होता है, उसमें कुछ कक्षक उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, हायर एनर्जी के हो जाते हैं, और कुछ कक्षक जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं, लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। तो इस प्रकार डी कक्षक जो होते हैं वो दो ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हमने देखना है, क्यों ये स्प्लिटिंग हुई, ऐसा लिगैंड ने क्या किया कि धातु के डी कक्षक टूट गए। तो अब हम क्लियर करते हैं बात को। पहले धातु अकेला था, उसके साथ कोई भी लिगैंड जुड़ा हुआ नहीं था, मेटल था। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, अष्टफलकीय संकुल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मेटल था, धातु था। धातु के पास जो डी कक्षक होते हैं, कितने डी कक्षक होते हैं धातु के पास? 5 डी कक्षक धातु के पास होते हैं। जब धातु अकेला है, यानी वो लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, हम लोग कह सकते हैं विलगित धातु, आइसोलेटेड मेटल। तो पांचों की ऊर्जा जो होती है वो बराबर होती है, कोई फर्क नहीं होता इनकी एनर्जी में, यानी इनको बोलते हैं हम लोग समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल। तो जब धातु विलगित अवस्था में होता है, यानी जब वो लिगैंड से जुड़ा हुआ नहीं होता, आइसोलेटेड होता है, तो उसके पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा सेम होती है। अब 5 डी कक्षक होते कौन कौन से हैं? DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। ये 5 डी कक्षक हैं, DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 और DZ2। कौन कौन से हो गए? एक तो DXY, दूसरा DYZ, तीसरा DXZ, चौथा DX2Y2 और पांचवा DZ2। इनमें से जो 3 है, DXY, DYZ और DXZ, ये अक्षों के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के मध्य होते हैं। और जो 2 डी कक्षक हैं, DX2Y2 और DZ2, ये अक्षों के ऊपर होते हैं, ये अक्षों के ऊपर होते हैं। 3 डी कक्षक अक्षों के बीच में होते हैं और 2 डी कक्षक अक्षों के ऊपर होते हैं, ऑन द एक्सिस। ये 2 ऑन द एक्सिस है, ये 3 बिटवीन द एक्सिस है। अब देखो कैसे बनाएंगे इनको। अब मान लो DXY बनाना है अपने को, तो ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई।
अब जो कक्षक हम लोग बनाएंगे वो x और y के बीच में बनाएंगे, यूं x और y के बीच में। ऐसे ही dYz जो है उसमें मान लें ये y अक्ष हो गई और ये z अक्ष हो गई, तो जो ऑर्बिटल बनेगा, जो पालियां बनेगी वो y और z के बीच में बनेगी। y और z के बीच में dxz है तो इसकी पालियां किस किस के बीच बनेंगी, इसकी जो लोब होंगी वो ये x मान लें, ये z मान लें, तो इसकी जो लोब होंगी वो x और z के बीच में बनेंगी। तो ये dxz हो गया। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी जो लोब्स होंगी वो x और y के ऊपर बनेंगी। ये x है, ये y है, तो इसकी जो लोब होती हैं, जो पालियां होती हैं वो x और y के ऊपर होती हैं। ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और dz स्क्वायर की जो पाली होगी वो कहाँ होगी, z अक्ष के ऊपर। अब ये z अक्ष है और dz स्क्वायर जब आप बनाना चाहते हैं तो आप इसकी पाली जो है z अक्ष के ऊपर लगाएंगे और इस तरह एक इलेक्ट्रॉन की वलय है, यहाँ दिखाते हैं हम z के अंदर, तो ये dz स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से 3d कक्षक ऐसे हैं, 3d ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी पालियां कहाँ हैं, अक्षों के बीच में। dxy, dyz, dxz की पालियां अक्षों के बीच में होती हैं। और 2d कक्षक ऐसे हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर होती हैं। इन तीनों को बोलते हैं हम T2g और इन दोनों को बोलते हैं EG। EG कक्षक और T2g कक्षक। T2g जो अक्षों के बीच में है और EG जो अक्षों के ऊपर है। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखो क्या होगा, जब अष्टफलकीय संकुल बनेगा ना, तो अष्टफलकीय जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें अपने मेटल कहाँ दिखाते हैं, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर अपने ऐसे बनाते हैं ना, ये मेटल दिखाते हैं अपने बीचों बीच। तो अष्टफलक के बीच में तो मेटल रहता है और लिगैंड कहाँ होता है, अष्टफलक के कॉर्नर्स पर होता है, ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर्स पर होता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, उपसहसंयोजक बंध बना के धातु के साथ जुड़ता है। तो ये हमने उपसहसंयोजक बंध दिखा दिया। अब जब धातु और लिगैंड आपस में जुड़े हैं, मेटल और लिगैंड आपस में जुड़े हैं ना, तो लिगैंड ने धातु की ओर गति की, तभी वो लिगैंड धातु तक पहुंचा। अब लिगैंड का रास्ता क्या रहा, ये तीनों अक्ष हैं। देखो लिगैंड आया एक्स अक्ष से, ये मान लो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है सपोज ये, तो लिगैंड एक्स अक्ष के ऊपर है। लिगैंड का रास्ता क्या रहा, वाई अक्ष के ऊपर आया लिगैंड, ये मान लो वाई एक्सिस है, लिगैंड वाई अक्ष के ऊपर है। और यहां लिगैंड का रास्ता क्या रहा, लिगैंड जेड अक्ष के ऊपर है, ये एक्सिस होगी। तो अष्टफलकीय संकुल में जो लिगैंड का मार्ग होता है ना, जो लिगैंड का रास्ता होता है, लिगैंड का धातु की ओर आना होता है, वो लिगैंड जो होता है अक्षों के ऊपर से होते हुए आता है। लिगैंड कहाँ चल रहा है, अक्षों के ऊपर चल रहा है, अक्ष के ऊपर चल रहा है लिगैंड। यानी आप देखें जैसे ये एक्स अक्ष है, अब इस अक्ष के ये लिगैंड है, तो लिगैंड धातु की ओर कैसे आ रहा है, अक्ष के ऊपर से, यानी यूं आ रहा है धातु की ओर, वो ऐसे आ रहा है, अक्ष के ऊपर से यूं आएगा, ठीक है। वाई अक्ष के ऊपर से यूं आएगा, वाई अक्ष के ऊपर से आएगा, वाई अक्ष के ऊपर आ रहा है लिगैंड यूं, वाई अक्ष के ऊपर, जेड अक्ष के ऊपर आ रहा है यूं, जेड अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है यूं, जेड अक्ष के ऊपर आ रहा है यूं, ठीक है। अब देखो यहां एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है यूं, एक्स अक्ष के ऊपर आ रहा है, तो बताओ ये वाली पाली उसके रास्ते में आएगी या नहीं आएगी, बताओ ये वाली लोब लिगैंड के मार्ग में आएगी या नहीं आएगी, आएगी। ये वाली भी आएंगी क्या, ये वाली, ये नहीं आएंगी, क्योंकि ये कहां पड़ी हैं, ये तो अक्षों के बीच में पड़ी हैं। और लिगैंड कहां चल रहा है, लिगैंड अक्ष के ऊपर चल रहा है। तो एक कॉमन सी बात है, जब लिगैंड अक्ष के ऊपर चल रहा है तो जो पालियां अक्ष के ऊपर हैं वही लिगैंड के रास्ते में आएंगी ना, सही है।
तो कौन सी पालियां अक्षों के ऊपर थी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाली पालियां अक्षों के ऊपर थी। और इन्हीं पालियों में धातु के इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और लिगैंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। तो इन पालियों में यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की पालियों में और डी जेड स्क्वायर की पालियों और लिगैंड के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है और इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये टूट जाता है ईजी हायर एनर्जी में। और बाकी के 3 डी कक्षक जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये लिगैंड के मार्ग में नहीं आते अष्टफलकीय संकुल के केस में। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है, इन तीनों डी कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है और ये टूट जाता है लोअर एनर्जी के T2G ऑर्बिटल में। तो इस प्रकार धातु के डी कक्षक 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विपाटित हो जाते हैं, लोअर एनर्जी के T2G और हायर एनर्जी के EG में। आगे ये समझ, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है। ये अब संकुल बन गया। ये संकुल बने जब टूटे, विलगित अवस्था में आइसोलेटेड था जब मेटल, तब पांचों की एनर्जी सेम थी। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो स्प्लिटिंग होगी। क्यों होगी स्प्लिटिंग? क्योंकि लिगैंड किसी ना किसी रास्ते से तो आएगा ही आएगा। जब वो किसी रास्ते से आएगा तो धातु की पालियां उसके रास्ते में आ जाएंगी। जब धातु की पालियां उसके रास्ते में आ जाएगी तो उसका विपाटन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से धातु के डी कक्षक 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में टूट जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के EG में। और दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उससे हम लोग डेल्टा O, यानी डेल्टा मतलब अंतर, डेल्टा जो होता है वो तो अंतर को बताता है और O अष्टफलकीय को बताता है, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल को बताता है ना। अष्टफलकीय संकुल में T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतर डेल्टा O कहलाता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O। अब देखिए इसको और एक्सप्लेन करूं अगर मैं, ये पांचों की ऊर्जा सेम थी, यानी संकुल बना हुआ था क्या? यहां पांचों की ऊर्जा सेम है तो संकुल नहीं बना। ये आइसोलेटेड मेटल है, विलगित धातु है। और जब संकुल बनेगा तो विपाटन होगा इसका। हायर एनर्जी EG और लोअर एनर्जी T2G में। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये डी जेड स्क्वायर हो गया, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और ये बीच का अंतर दिखा दिया हमने डेल्टा O या 10dq। 10dq से भी लिखा होता है डेल्टा O या 10dq। अब देखें, अब अगर बेरी सेंटर से हम लोग लें, बिल्कुल बीच से मध्य केंद्र से हम लोग लें, ये है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी कितनी लिखी जाती है वो देखो। T2 की ऊर्जा घटी या बढ़ी? बताओ, T2G की ऊर्जा घटी या बढ़ी? घटी है तो माइनस का निशान लगाओगे, ठीक है। घटना तो मतलब माइनस। EG की ऊर्जा क्या हुआ? EG की ऊर्जा बढ़ी है तो प्लस, प्लस का निशान लग गया, ठीक है। अब बताओ कुल कितने कक्षक थे? कुल टोटल कितने ऑर्बिटल थे बताओ? टोटल ऑर्बिटल 5 थे, कुल कक्षक 5 थे, है ना। T2G की ऊर्जा कितने कक्षकों से कम हो गई बताओ? कितने कक्षकों से कम हो गई? T2G की ऊर्जा कितने कक्षकों से कम हो गई बताओ? दिख रहे हैं आपको डायग्राम में? T2G की ऊर्जा कितने कक्षकों से कम है? कितने ऑर्बिटल से कम है? 3 से थोड़ी कम है, 2 से कम है। ये 2 की तो ज्यादा है, इससे नहीं दिख रहा क्या डायग्राम में? भाई T2G की जो ऊर्जा है वो 2 कक्षकों से कम है। कितने में से? 5 में से। टोटल कक्षक कितने थे? 5 थे, है ना। टोटल कक्षक 5 थे।
T2G की जो ऊर्जा है 5 में से 2 कक्षकों से कम है, तो 5 में से 2 नंबर आते हैं तो कैसे लिखते हैं 5 में से 2 नंबर को बताना। तो 2/5 डेल्टा ओ यूं लिखा होता है, देखो -2/5 डेल्टा ओ। समझ आया क्या मतलब है इसका? तो ये -2/5 रटना नहीं है इसको, थोड़ा सा सोचो तो दिख रहा है आपको भाई T2G की ऊर्जा 5 में से 2 कक्षकों से कम है, तो 5 में से 2 कक्षकों से कम है तो 2/5 लिखेंगे, और कम है तो माइनस लिखेंगे। अब Eg का हिसाब लगाओ, Eg की ऊर्जा ज्यादा है तो प्लस लिख दिया। कितने कक्षकों से ज्यादा है? 3/5 आ जाएगा, यानी 5 में से 3 कक्षकों से ज्यादा है तो 3/5 डेल्टा ओ लिख देंगे। क्लियर? अब अगर इसको DQ में लाना चाहते हो तो डेल्टा ओ 10 DQ लिख दो, डेल्टा ओ की जगह 10 DQ लिखो। जैसे ये आया 3/5, आपके पास बना 3/5 डेल्टा ओ, तो डेल्टा ओ की जगह 10 DQ लिख दो। 3/5 इंटू 10 DQ, तो 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा 6 DQ। तो आप लोग ये भी पढ़ते हैं, लिखा होता है +6 DQ। सही है? और ये बन गया -2/5 डेल्टा ओ, डेल्टा ओ की जगह 10 DQ लिख दें। -2/5 कितना बनेगा -4 DQ। लग गया पता? अब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड के केस में क्या होता है, देखो एक केस में एक लिगैंड तो स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप बताना, आपको खुद पता लगेगा। एक केस तो है स्ट्रॉन्ग लिगैंड का और एक है वीक लिगैंड। आप खुद बताओ जोरदार टक्कर कौन करेगा, बताओ डी में आके सीधा धातु के साथ आके जोरदार टक्कर कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? सबको पता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा, स्पीड से मारेगा धातु के अंदर आके टक्कर सीधी। सही है कि प्रबल है, वो प्रबल है तो आएगा स्पीड से एकदम धातु के अंदर आके भिड़ेगा। और वीक लिगैंड जैसे ये धातु है, मान लो मेटल है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड यूं आएगा स्पीड से भिड़ा इसमें आके, और जो दुर्बल लिगैंड है वो बेचारा यूं धीरे 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 सोचता सोचता आएगा भाई भिड़ूं या ना भिड़ूं, फिर आके यहाँ जो कोई जाकर टक्कर करेगा। सही है गलत बताओ? पता है अपने को, सबको पता है ये भाई स्ट्रॉन्ग है वो तो आएगा स्पीड से सीधा आके टक्कर मारेगा धातु में, और जो वीक है वो आएगा धीरे 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 धीरे। अब आप बताओ जब टक्कर जोरदार होगी तब टुकड़े दूर दूर बिखरेंगे, या जब टक्कर धीरे से होगी तब टुकड़े दूर दूर बिखरेंगे? ये बताओ मेरे को। जब जोर से होगी तो क्या होगा, टुकड़े दूर दूर तक जाएंगे, है ना, दूर दूर तक बिखरेंगे, सबको पता है। यानी ये टुकड़ा पता नहीं कहां जाएगा और ये टुकड़ा पता नहीं कहां जाएगा, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर जाएंगे। जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो डेल्टा ओ का मान ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ? ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में आप पढ़ते हैं डेल्टा ओ बड़ा होता है पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी को पाई या पी से लिखा जाता है। समझ आ गई बात? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड जबरदस्त टक्कर मारेगा, जब जबरदस्त टक्कर मारेगा तो कोई टुकड़ा कहीं जाएगा, कोई टुकड़ा कहीं जाएगा। तो जब कोई टुकड़ा कहीं जा रहा है, कोई टुकड़ा कहीं जा रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए डेल्टा का मान बढ़ गया या नहीं बढ़ा। बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ आओ वीक लिगैंड के केस में। वीक लिगैंड के केस में क्या होगा, धीरे से टक्कर होगी तो ये टुकड़ा यहाँ गिर जाएगा, ये टुकड़ा यहाँ गिर जाएगा, बीच में डेल्टा ओ का मान क्या रह जाएगा, कम। डेल्टा ओ कम होता है पाई से या पी से। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड में एनर्जी रिलेशन आ गया। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अगर युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है तो आपको समझ जाना है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा ज्यादा है, यानी टुकड़े दूर दूर गिरे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड का केस है। इसको भी क्या है, हम लोग कह देते हैं मिक्स हो गया। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो मिक्स हो गया, याद नहीं रहा। इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप थोड़ा सा सोच के चलें कि लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, और सबको पता है
स्ट्रॉन्गली एंड स्पीड से आएगा, टक्कर मारेगा, कोई टुकड़ा कहाँ जाएगा, कोई टुकड़ा कहाँ जाएगा, तो यहाँ डेल्टा का मान बढ़ जाएगा। सही है, क्लियर। अब कल हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 बाई 1 सारे, और कल आपको एक एक इलेक्ट्रॉन माइंड में चलेगा और स्पीडली आना चाहिए, स्पीडली। अगला दे देना D7 स्ट्रॉन्ग, तो तुरंत आना चाहिए T2G6Eg1 कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। फिर हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना भी इसके अंदर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज वाले टॉपिक से भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से।